हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी वी डे के क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2016 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और इस वीडियो में हम सीडीपी की बात करेंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, और ये प्राइमरी लेवल का है, यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए। तो ये हम व्याख्यात्मक हल है, इसको हम पूरा देखेंगे। तो हम पार्ट में करके लाएंगे, एक पार्ट एक एक करके। तो आप जो है इस वीडियो को अंत तक देखना, और इस पार्ट में हम बाल विकास की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिया है कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन दिए भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास। तो किसके लिए पियाजे जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन दिया है कि संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के क्षेत्र में जीन पियाजे का सिद्धांत एक अभूतपूर्व सिद्धांत आंका गया है। उन्होंने बालकों के चिंतन तरगड़ा के विकास के जैविक तथा संरचनात्मक तत्वों पर बल डालते हुए संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की है। और इसके अंतर्गत उन्होंने अनुकूलन, साम्य धारण, संरक्षण और संज्ञानात्मक संरचना आदि दिया है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर प्रश्न है कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। उसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, द्विपार्श्विक अंतरण क्या होता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो दिया है कि द्विपार्श्विक अंतरण या क्रॉस शिक्षा मानव शरीर के 2 समान पार्श्वी भाग यानी लेटरल एस्पेक्ट हैं, बायां तथा दायां पक्ष। और जब शरीर के बाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतरण स्वतः दाएं अंग से सीखने पर या दाएं अंग में लिखे गए कौशल का अंतरण स्वतः बाएं पर होता है तो वह क्या होता है, द्विपार्श्वी अंतरण कहलाता है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो दिया है, तो एक्सप्लेनेशन जब देखेंगे तो पता चल जाएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का तो हो जाएगा बहुलांक या बहुलक सांख्यिकी की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का एक भाग है, जिसमें माध्य, माध्यिका व बहुलक भी आता है। और प्राप्तांकों में जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है वह बहुलक कहलाता है। इसे निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बहुलांक सही हो जाएगा। तो इसका जो सूत्र है वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी कि अब ये जो है 3 मीन माइनस मीन, 3 मीडियन माइनस मीन, ये इसका सूत्र हो जाएगा। इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो किसने किया है, तो क्रियासूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है स्किनर ने किया है। ऑप्शन नंबर बी, स्किनर सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो दिया है कि स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था और इन्होंने चूहों पर प्रयोग कर सीखने का सिद्धांत दिया था। और इसी प्रकार क्या था कि पावलोव ने क्लासिकोव अनुबंधन सिद्धांत कुत्ते पर प्रयोग करके दिया। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बिल्ली पर प्रयोग किया था। और कोहलर सूझ का सिद्धांत दिया था और इन्होंने बंदर पर प्रयोग किया था। तो आपको स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक और कोहलर इनके सिद्धांत और इन्होंने उन सिद्धांतों का जो प्रतिपादन किया उसके इस पर प्रयोग किया। तो ये जो है आपको तैयार होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, किस सिद्धांत से, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से अल्बर्ट बंडूरा क्या है, संबंधित हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। दिया है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बंडूरा द्वारा 1969 से 71 में दिया गया और यह व्यवहार रूपांतरण के नियमों तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का संतुलित संश्लेषण है। इसके बाद है अगला प्रश्न है कि मानसिक आयु का प्रत्यय दिया। तो मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया, बिने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या सिरिल बर्ड ने दिया है। तो एक्सप्लेनेशन जब देखेंगे तो दिया है कि इसका जो दिया है तो साइमन ने दिया है प्रतिपादन, बिने तथा साइमन ने किया है। तो मानसिक आयु एक दूसरे तरह की आयु है जिसका प्रयोग बुद्धि मापने में मनोवैज्ञानिकों ने अधिक किया है। और इस प्रथम प्रत्यय का प्रतिपादन बिने तथा साइमन ने किया था। और तैथिक आयु से तात्पर्य क्या होता है, व्यक्ति के जन्म से लेकर
आज तक की आयु, ये इसका आयु का मतलब होता है। और जबकि मानसिक आयु क्या होती है, उनकी बुद्धि लब्धि होती है। तो बुद्धि लब्धि निकालने के लिए फार्मूला होता है मानसिक आयु बटे ऐच्छिक आयु इंटू 100। तो ये फार्मूला होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम या अभ्यास का नियम। तो कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो तनाव का नियम जो है सीखने का नियम नहीं है। तो यह है कि अन्य तीन जो हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, अधिगम के नियम है, जिसे थॉर्नडाइक प्रयास और त्रुटि के अधिगम सिद्धांत में दिया था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया, किस पर किया था पावलोव ने? पावलोव ने कुत्तों पर प्रयोग किया था। किस पे? कुत्तों ने प्रयोग किया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि कुत्तों पर यानी पावलोव द्वारा अधिगम की क्लासिकी अनुबंध का प्रतिपादन किया गया था, और जिसमें उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था और बिल्ली पर थॉर्नडाइक द्वारा, चूहों पर स्किनर द्वारा एवं बंदर पर कोहलर एवं कोफ्का ने प्रयोग किया था। अभी हमने ऊपर बात की आगे वाले प्रश्न में। इसके बाद है सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है कोहलर ने किया। किसने किया? कोहलर ने किया है। कोहलर द्वारा सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत कोहलर महोदय ने किया था इसका प्रतिपादन। और इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं, वस्तुतः अचानक आई सूझ में होता है। और इन्होंने बंदर पर इस सिद्धांत का प्रयोग किया था। इस पर बंदर पर प्रयोग किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, क्या है? प्रेरणा, संवेदना, सीखना या प्रत्यक्षीकरण है। तो क्या है? तो इसका हम आंसर के साथ साथ इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि अभिप्रेरणा क्या है? तो किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या नियमित करने की प्रक्रिया है, और गुड के अनुसार ये कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विस्मृति कम करने का उपाय है, क्या है? तो सी यानी कि पाठ की पुनरावृत्ति। अगर किसी भी चीज़ को आप रिवाइज कर रहे हैं तो उसको भूलने की जो है चांस बहुत कम हो जाते हैं। यानी कि आप भूलने की बीमारी को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? पाठ की पुनरावृत्ति। और यह क्या है? तो पाठ की पुनरावृत्ति विस्मरण स्मृति का एक नकारात्मक या ऋणात्मक पक्ष है। और गिल्डार्ड 1963 के विस्मरण को एक ही नकारात्मक धारणा माना है। और इस प्रकार पाठ की पुनरावृत्ति द्वारा ही धारणा यानी रिटेंशन को बढ़ाया जा सकता है और विस्मृति को कम किया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं जो पढ़ा जाए उसका रिवीजन अवश्य किया जाए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि क्रोध व भय प्रकार हैं किसके? तो संवेग के प्रकार हैं। क्रोध व भय किसके प्रकार हैं? तो संवेग के प्रकार हैं। तो इस प्रकार मैकडूगल द्वारा इसी प्रकार जो है 14 संवेगों की व्याख्या की गई है। और संवेग क्या है? एक जटिल अवस्था होती है जिसमें कुछ आंगिक प्रतिक्रियाएं जैसे हृदय की गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की गति में परिवर्तन, इसके अलावा बाहरी अंगों में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है कि दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, क्या है? तो वो हो जाता है अनुकरण करना। यानी कि अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की बाह्य व्यवहार की नकल करते हैं तो वो अनुकरण कहलाता है। और अनुकरण या नकल दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों की नकल करना या अनुकरण समान प्रदर्शन किया जाता है तो वह अनुकरण की श्रेणी में आता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न है 14 नंबर है कि यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं कि क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण या प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना। तो इसे क्या कहते हैं? एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? धनात्मक अंतरण को सकारात्मक अंतरण भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और क्या होता है कि जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है तो उसे धनात्मक या सकारात्मक अंतरण कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? तो विस्मृति कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और क्या होता है कि विस्मृति या विस्मरण भूलने से संबंधित है, और जब सीखा हुआ ज्ञान धारणीय न हो या धारण व किया जा सके तब विस्मरण उत्पन्न होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है कौन सा? तो सामान्य बालक माना जाता है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कितने से कितने तक किस प्रकार के बालक होते हैं। मंद बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है, सामान्य बालक की क्या होती है, श्रेष्ठ बालक की श्रेष्ठ बुद्धि की का बुद्धि लब्धि कितनी होती है, और क्षीण बुद्धि की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन दिया है
कि सामान्य बुद्धि यानी टर्मन द्वारा बुद्धिलब्धि की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था, जिसमें मानसिक व तैथिक आयु द्वारा बुद्धिलब्धि ज्ञात की जाती है। बुद्धिलब्धि मानसिक आयु बटे तैथिक आयु गुणे 100 ये फार्मूला है, सूत्र है। और इस प्रकार 90 से 100 के बीच बालक सामान्य बुद्धि का बालक कहलाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है। अगला प्रश्न है कि हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो किसकी करता है, तो किशोरों का मनोविज्ञान। हाल का सिद्धांत जो है किशोरों का मनोविज्ञान की व्याख्या करता है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि किशोरों का मनोविज्ञान हाल ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहल अमेरिका में किशोरावस्था का वैज्ञानिक अध्ययन किया। और हाल के अनुसार किशोरावस्था एक आंधी तूफान की अवस्था होती है और यह एक तनाव व तूफान की अवस्था होती है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अगला प्रश्न है कि मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। किसने दिया था, कमेनियस, हॉल, हॉलिंगवर्थ या फ्रायड। तो आइए इसका जो है उत्तर जो है एक्सप्लेनेशन के साथ चेक करते हैं। एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे तो बहुत अच्छे से जो है हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दिया है डी, यानी फ्रायड ने मानव के मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड महोदय ने दिया था। और इसमें उन्होंने ईड, ईगो व सुपर ईगो की अवधारणा दी है। किसकी, ईड, ईगो व सुपर ईगो की अवधारणा दी थी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे विलियम वुंड ने जो है मनोविज्ञान प्रक्रम प्रयोगशाला 1979 में जर्मनी में स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर इसका ए यानी डब्ल्यू वुंड सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि विलियम वुंड ने मनोविज्ञान का प्रक्रम प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी में की थी, जिसमें उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ प्रत्यक्ष संवेदना, दयात्व एवं संवेग जैसी प्रमुख मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया था। यह इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। तो मैक्स वथीमर ने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी। और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला 4 जर्मन मनोवैज्ञानिक, जिसमें मैक्स वर्थीमर, वोल्फगैंग कोहलर और कुर्ट कोफका तथा लेविन ने रखा था। तो ये आपको इन लोगों के भी नाम याद रखने चाहिए, क्योंकि अगर इनमें से कुछ और नाम दे दिए गए ताकि आपको पता हो सकें। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है कि संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। संघनन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी स्मृति राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है। तो क्षेत्र सिद्धांत जो है गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत है। किस वर्ग का सिद्धांत, तो गेस्टाल्टवादियों का। यानी अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत लेविन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और लेविन एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। और लेविन का क्षेत्र सिद्धांत जो है सामान्य शब्दावली में यह कहता है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, जिसे सांकेतिक रूप में B=F/P.E के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 23 नंबर है कि बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो कौन सी, तो बुद्धि यानी बुद्धि बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी बुद्धि भाटिया बैटरी जो है बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया और तथा यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। अगला प्रश्न है कि अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था, तो स्किनर ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन जब देखेंगे, दिया है कि स्किनर जिस प्रकार पावलोव का नाम क्लासिकल अनुबंध में जुड़ा है, उसी प्रकार स्किनर का नाम संवेगात्मक अनुबंध से जुड़ा हुआ है। और संवेगात्मक अनुबंध को क्रिया प्रसूत अनुबंध भी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि व्यावहारिक क्षमताओं में वह स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत या अभिक्षमता। क्या कहते हैं, उसे अधिगम कहते हैं। और अधिगम क्या है, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूत या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। तो संज्ञान जो है गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है। तो गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है वो गिलफोर्ड ने 1907 का विचार है कि विचार का बुद्धि के सभी तत्वों को 3 विमाओं में सुगठित किया जा सकता है। ये 3 विमाएँ हैं, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन। ये इसकी 3 क्रियाएं हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27।
दिया है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो आपको फार्मूला बताया गया था, तो फार्मूले से आप निकाल सकते हैं कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, तो बुद्धि लब्धि 125 होगी। तो ये देखो फार्मूला जो है एक्सप्लेनेशन में निकाला गया है। सर अगला प्रश्न है कि संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो संवेग का कौन सा सिद्धांत, तो जेम्स लैंग का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए जेम्स लैंग ये राइट आंसर हो जाएगा। और जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है और तब संवेगात्मक अनुभूति होती है। उदाहरण, यदि व्यक्ति बाघ या भालू को देखकर नहीं भागता तो उसमें डर की अनुभूति भी नहीं होती है। अतः संवेगात्मक अनुभूति संवेगात्मक व्यवहार जेम्स लैंग सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि किसी इच्छा या आवश्यकता में रिकॉर्ड पढ़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वो तनाव कहलाता है। तनाव नहीं कहलाता है, वो कहलाता है कुंठा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी कुंठा कहलाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि कुंठा जो है, कुंठा मैकडगल ने 14 संवेग बताए हैं। किसी इच्छा की पूर्ति न होना कुंठा संवेग की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है कि कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है, तो वो नैतिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी नैतिक विकास राइट आंसर हो जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि नैतिक विकास कोलबर्ग ने सामाजिक परिप्रेक्ष्य अर्थात समाज से अपने संबंध के बारे में वैयक्तिक दृष्टिकोण पर बल दिया। कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास के समानांतर चलता है, परंतु उसके लिए आवश्यक शर्त नहीं है। तो ये जो है हमने जो है दोस्तों जो है आपका जो CDP है वो हमने कवर किया है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अन्य लोग भी इससे फ़ायदा ले पाएँ। तब फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।